तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स के मेरिट्स को। मेरिट्स का मतलब क्या होता है? एडवांटेजेस। इट हैज एक्सेलेंट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, द गेन इज कांस्टेंट ओवर द ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज विच इज द रीजन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द स्पीच, म्यूजिक एटसेट्रा। यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट आती है जिसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का ग्राफ। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से यहाँ पे मतलब क्या है? द ग्राफ बिटवीन द वोल्टेज गेन एंड फ्रीक्वेंसी विच इज नोन एज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। यहाँ पे किसे बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स? जब भी आप वोल्टेज गेन और फ्रीक्वेंसी के अक्रॉस का ये जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? जब भी आप कोई एम्पलीफायर में अलग अलग सभी फ्रीक्वेंसीज को इनपुट में देते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी आउटपुट में हमें कोई एक वोल्टेज का एम्पलीफिकेशन और पावर का एम्पलीफिकेशन होके आउटपुट में सिग्नल के तौर पर मिलती है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है? जो फ्रीक्वेंसी इनपुट में दी जाती है, वही फ्रीक्वेंसी आपको कहाँ पे मिलती है? वही फ्रीक्वेंसी आपको आउटपुट में मिलती है। लेकिन इस आउटपुट और इनपुट दोनों की फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि अगर इनपुट और आउटपुट में ये एम्पलीफायर कोई भी फ्रीक्वेंसी का चेंज दे देता है, तो उसका मतलब ये होता है कि इसने सिग्नल की ये जो रियल कैरेक्टरिस्टिक थी, उस कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर दिया। तो ये एम्पलीफायर हमारे लिए 100% कैंसलिंग में है, क्योंकि ये एम्पलीफायर हमारे सिग्नल की ये जो रियल प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। तो ये एम्पलीफायर हमारे लिए कोई काम का साबित नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या था? जिस तरह से एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में कोई लाइट का सिग्नल पास होता है, तो उस सिग्नल की कोई भी फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है। उसी तरह जब भी आप ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में से कोई भी सिग्नल को इनपुट में देते हैं और आउटपुट में लेते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कभी भी चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी इनपुट है या फिर ये फ्रीक्वेंसी क्या है? आउटपुट है। तो इस फ्रीक्वेंसी में आप अलग अलग सिग्नल में जब आप उसका गेन डिटरमाइन करते हैं, तो उस गेन का और उस फ्रीक्वेंसी का ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट करके आता है, उस ग्राफ को आप क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का कर्व बोलते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में आप देख सकते हैं कि ये उसकी लोअर फ्रीक्वेंसी है और ये उसकी क्या है? हायर फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं एफ एल और यहाँ पे आप लिख सकते हैं एफ एच। मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी लोअर, फ्रीक्वेंसी हायर। तो ये जो हायर फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू क्या है? 20 किलोहर्ट्ज। और ये जो लोअर फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू क्या है? 50 किलोहर्ट्ज। तो ये जो 50 हर्ट्ज से लेकर 20 किलोहर्ट्ज का ये जो पोर्शन बन गया, ये पोर्शन हमारी हियरेबल रेंज में आता है। हियरेबल रेंज का मतलब क्या आता है? ये अकोस्टिक सिग्नल से, अकोस्टिक से मतलब ये होता है कि ये सिग्नल ऑडियो सिग्नल से। ऑडियो सिग्नल मतलब कि वो सिग्नल जिसे हम ह्यूमन अर्स के द्वारा क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। तो ये ह्यूमन अर्स जिस फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं उसे हमने बोला है ऑडियो सिग्नल्स या फिर अकोस्टिक सिग्नल। तो ये आपका आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इस ऑडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज को अच्छी तरह से क्या कर सकता है? फ्रीक्वेंसी का रिस्पॉन्स दे सकता है। रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो गेन है, ये गेन की एक स्पेसिफिक वैल्यू इस पूरे के पूरे पोर्शन में क्या है? कांस्टेंट है। जबकि 50 हर्ट्ज के कम के पोर्शन में ये क्या होती है? 0 से यहाँ तक इंक्रीज होती है। मतलब कि यहाँ पे गेन 0 से होकर इस मैक्सिमम वैल्यू तक क्या होता है? वेरी होता है। फिर आउटपुट में भी क्या होता है? आउटपुट में भी ये गेन मैक्सिमम से होकर 0 तक क्या होता है? रिड्यूस होता है। तो आफ्टर 20 किलोहर्ट्ज मतलब कि 20 किलोहर्ट्ज के बाद ये जो फ्रीक्वेंसी आती है, इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? हायर फ्रीक्वेंसी रीजियन। तो ये हायर फ्रीक्वेंसी रीजियन में ये जो आपका गेन है, वो गेन मैक्सिमम से क्या आता है? रिड्यूस होता है। तो इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि आप जब 50 हर्ट्ज से लेकर 20 किलोहर्ट्ज के इस पोर्शन को एलिमिनेट कर देते हैं, तो बाकी के पोर्शन में मतलब कि ये लोअर फ्रीक्वेंसी में और ये हायर फ्रीक्वेंसी में दोनों में गेन कांस्टेंट नहीं है, जबकि इसके बीच के पोर्शन में ये गेन क्या है? कांस्टेंट है। तो इसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि ये आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एक्सेलेंट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स रिप्रेजेंट करता है। किस रेंज में रिप्रेजेंट करता है? ऑडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज में।
तो इसकी वजह से ये हमारे लिए स्पीच और म्यूजिक के फॉर्मेट में जो भी एम्पलीफायर्स यूज होते हैं उन सभी एम्पलीफायर में ये अच्छी तरह से हमें हेल्पफुल बन सकता है। इसकी वजह से हम ये जो डीवीडीज, सीडीज और स्पीकर की कोई भी जो सिस्टम यूज करते हैं उन सभी एम्पलीफायर सिस्टम में कौन सा एम्पलीफायर यूज होता है, उन सभी एम्पलीफायर में आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यूज होता है। फिर क्या आता है, इट हैज लो कॉस्ट सिंस इट एम्प्लॉयज रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स विच आर चीप। मतलब कि इसका ये जो कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या है, बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, रजिस्टर और कैपेसिटर, जिसकी प्राइस बहुत ज्यादा नहीं होती है। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक निकल के आता है कि इसके जो नंबर्स ऑफ कंपोनेंट है वो नंबर्स ऑफ कंपोनेंट जैसे ही स्टेजेस इंक्रीज होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, बहुत ही बल्क हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका जो साइज होता है वो साइज बहुत ही बड़ा हो जाता है। लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे इसके डीमेरिट्स में। फिर क्या बात आती है, सर्किट इज वेरी कॉम्पैक्ट एज द मॉडर्न रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स आर स्मॉलर एंड एक्सट्रीमली लाइट। मतलब कि ये जो सर्किट हो जाती है वो सर्किट बहुत ही कॉम्पैक्ट बन जाती है। कॉम्पैक्ट से मतलब क्या होता है, इसे कनेक्ट करने में आसानी होती है, इसे हैंडल करने में आसानी होती है, क्योंकि अगर आप रजिस्टर की फिक्स वैल्यू के बारे में नहीं जानते हैं तो आप यहाँ पे प्री सेट रजिस्टर्स का यूज कर सकते हैं। ये प्री सेट रजिस्टर कुछ मिनिमम वैल्यू से लेकर कुछ मैक्सिमम वैल्यू तक वेरी हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप उसके बीच की कोई भी वैल्यू यहाँ पे रेंडमली चूज करके उस रजिस्टर को सेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी सर्किट में अच्छी तरह से आप स्टेबिलिटी को क्या कर सकते हैं, अक्वायर कर सकते हैं। तो ये जो प्री सेट रजिस्टर होते हैं वो साइज में भी बहुत ही स्मॉलर होते हैं और वेट में भी क्या होते हैं, लाइट होते हैं, जिसकी वजह से अगर आप कुछ ज्यादा स्टेजेस का यूज करते भी हैं तो भी इसका जो ये वेट है वो वेट बहुत ही ज्यादा नहीं होगा, वो क्या रहेगा, लाइट रहेगा। तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से इसके मेरिट्स समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पे इसके कितने मेरिट्स हैं, 3 मेरिट्स हैं। एक है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में, दूसरा है इसकी कॉस्ट के बारे में और तीसरा है इसकी साइज और कॉम्पैक्ट रिलायबिलिटी के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके डीमेरिट्स के बारे में। डीमेरिट्स ऑफ आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो यहाँ पे डीमेरिट्स में आप देख सकते हैं, द आरसी कपल्ड एम्पलीफायर हैव लो वोल्टेज एंड पावर गेन। आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में वोल्टेज और पावर का ये जो गेन होता है वो गेन बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से आपको आउटपुट में डायरेक्टली एक या फिर दो या फिर तीन स्टेज यूज करके अच्छी तरह से नीडेड आउटपुट नहीं मिल सकता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा स्टेजेस को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसकी साइज क्या होती है, हाई बनती है। और दूसरी बात, इसकी साइज हाई होने की वजह से आपको सभी अलग अलग इंडिविजुअल स्टेजेस को अच्छी तरह से मेंटेन भी करना पड़ता है और उन सभी स्टेजेस को अच्छी तरह से क्या करना पड़ता है, लोड लाइन के थ्रू में आपको उसे अच्छी तरह से स्टेबल भी रखना पड़ता है, क्योंकि अगर किसी एक भी स्टेज का स्टेबिलाईजेशन कम होता है और उस स्टेबिलाईजेशन की वजह से क्या आपको देखने को मिलेगा, आपको आउटपुट के सिग्नल में डिस्टोर्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या देख के रखना पड़ता है कि जैसे ही स्टेजेस इंक्रीज होते हैं तो उसको हैंडल करने के लिए आपको जो एफर्ट लगाना पड़ता है वो एफर्ट बहुत ही ज्यादा चाहिए होता है। It is because the low resistance presented by the input of each stage to the preceding stage decreases the effective load reactance RAC and hence the gain. यहाँ पे हर एक स्टेज में जो भी रेजिस्टेंस यूज होता है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही कम होती है और उस कम वैल्यू की वजह से उसके ऊपर ड्रॉप होने वाला वोल्टेज क्या आता है, कम आता है। और वो कम वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से आर ए सी मतलब कि ये जो आपका इफेक्टिव लोड है जो कहाँ पे मिलता है, जो आपको आउटपुट के अक्रॉस में मिलता है, ये इफेक्टिव लोड क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। मतलब कि वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको आउटपुट में जो सिग्नल मिलता है वो सिग्नल कम वोल्टेज का मिलता है और कम वोल्टेज होने की वजह से जो उसका आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो है जिसे हम बोलते हैं एवी। एवी मतलब क्या होता है, वोल्टेज गेन। ये वोल्टेज गेन क्या आता है, बहुत ही कम आता है। तो ये हो गया उसका एक डीमेरिट जो किसके बारे में था, उसके वोल्टेज के गेन के बारे में। फिर क्या आता है, दे हैव द टेंडेंसी टू बिकेम नॉइसी विथ एज
पर्टिकुलरली इन मोइस्ट क्लाइमेट्स। मोइस्ट क्लाइमेट्स का मतलब क्या होता है? जैसे ही एटमॉस्फेयर में नमी बढ़ती है, नमी को हम क्या बोलते हैं? मॉइस्चर बोलते हैं। तो ये मॉइस्चर बढ़ने की वजह से ये नमी आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को भी इफेक्ट करती है। ये नमी क्या करती है? आपके इक्विपमेंट में कंडक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट करती है, क्योंकि नमी इंक्रीज होने की वजह से जो इसके कनेक्शंस होते हैं उस कनेक्शंस में कंडक्टिविटी का चेंज आता है। क्योंकि नमी किसकी वजह से होती है? वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है। और हम जानते हैं कि ये वाटर मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? कंडक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर मॉलिक्यूल कनेक्टिंग वायर्स के ये जो करंट्स होते हैं उस करंट्स को क्या करते थे? सर्किट के पेड़ के साथ कनेक्ट करके उसे क्या कर देते हैं? उसको ये ग्राउंड कर देते हैं, या फिर उसे डायरेक्ट शॉक भी कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो आपका बायसिंग होता है वो बायसिंग क्या होता है? एलिमिनेट होता है, वो स्टेबिलाईज नहीं रह सकता है। तो इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है? यहाँ पे नॉइज सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं। आपको इस स्पेलिंग को अच्छी तरह से याद रखना है। हमारे पास दो स्पेलिंग है जिसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? सेम होता है। एक क्या होता है? NOICE, और दूसरा क्या होता है? NOISE। ये जो नॉइस होता है ये क्या होता है? इसे हम बोलते हैं ह्यूमन नॉइस। जिसे हम क्या बोलते हैं कि जब हम बात करते हैं, जब एक से ज्यादा पीपल्स एक दूसरे के साथ होते हैं, तो ये जो बहुत ही ज्यादा आवाज तैयार होती है उसे हम बोलते हैं नॉइस, जिसे हम बोलते हैं नॉइस पोल्यूशन। लेकिन यहाँ पे इस स्पेलिंग में और इस स्पेलिंग में कुछ चेंज है। इस नॉइस को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल नॉइस। ये नॉइस कब प्रोड्यूस होता है? जब आपकी जो सर्किट है उस सर्किट की स्टेबिलिटी रिड्यूस होती है। तो उस स्टेबिलिटी के रिड्यूस होने की वजह से यहाँ पे ये जो आपका एसी सिग्नल है उस एसी सिग्नल में क्या आता है? डिस्टोर्शन आता है। तो उस डिस्टोर्शन की वजह से कभी आपको बीप की साउंड मिलती है, या फिर आपका साउंड आउटपुट में क्या आता है? क्रैक होके आता है। कभी आपका स्टीरियो विसल करता है। तो इस विसलिंग को, इस क्रैकिंग को, या फिर इस बीप के साउंड को हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं नॉइज सिग्नल्स बोलते हैं। तो ये जो नॉइज सिग्नल है वो किसकी वजह से आए? यहाँ पे हमारी स्टेबिलिटी कम हुई, इसकी वजह से ये नॉइज सिग्नल प्रोड्यूस हुए। उस नॉइज सिग्नल का प्रोड्यूस होने का कारण क्या था? वो कारण था हमारा सर्किट का ज़्यादा एज होना। क्योंकि ज़्यादा एज होने के बाद इसका ये जो केज होता है, इसकी ये जो बायसिंग एबिलिटी होती है, वो एबिलिटी टाइम के साथ साथ क्या होती है? रिड्यूस होती है, और वो एटमॉस्फेयर के ये चेंज को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाती है। फिर क्या है? यहाँ पे इम्पीडेंस मैचिंग है, वो भी क्या है? वो बहुत ही पुअर है। पुअर से मतलब क्या है? आगे का स्टेज और अपने अपकमिंग स्टेज, दोनों स्टेज के बीच में आपको इम्पीडेंस को मैच करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर दो स्टेज के बीच में इम्पीडेंस का ये जो मैचिंग नहीं है, मतलब कि ये दोनों स्टेज के बीच में इम्पीडेंस इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है? अगर आप एसी सिग्नल के बारे में बात करते हैं, तो एसी सिग्नल को जब आप कैपेसिटर या फिर इंडक्टर में से पास करते हैं, तो वो कैपेसिटर और इंडक्टर एसी सिग्नल को कुछ रिएक्टेंस प्रोवाइड करते हैं। वो रिएक्टेंस एक तरह का अवरोध ही है, जिसे हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस। लेकिन वो रिएक्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी क्या होता है? चेंज होता है। उसकी वजह से हमने इसे क्या नाम दिया है? रिएक्टेंस। लेकिन जब आप डीसी सिग्नल्स के बारे में बात करते हैं, तो उसे आप क्या बोलते हैं? उसे आप बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे डीसी भी यूज होता है, एसी भी यूज होता है, और एसी और डीसी दोनों मिलके आपकी क्या तैयार करते हैं? पूरी की पूरी ट्रांजिस्टर की एम्पलीफायर सर्किट तैयार करते हैं। क्योंकि जिस सिग्नल को आप एम्पलीफाई करना चाहते हैं वो किस तरह का होता है? वो एसी तरह का होता है। लेकिन जिसकी वजह से आपकी ये ट्रांजिस्टर की बायसिंग की सर्किट काम करती है, वो बायसिंग की सर्किट किस सिग्नल की वजह से काम करती है? वो डीसी सिग्नल की वजह से काम करती है। तो उसकी वजह से यहाँ पे सर्किट में एसी और डीसी दोनों सिग्नल्स होते हैं, और दोनों सिग्नल अलग अलग सभी कंपोनेंट्स में से पास होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है? कोई भी कंपोनेंट में ना ही सिर्फ एसी होता है और ना ही सिर्फ डीसी होता है। तो उसकी वजह से आप यहाँ पे ना ही सिर्फ रिएक्टेंस ले सकते हैं और ना ही सिर्फ रेजिस्टेंस ले सकते हैं। यहाँ पे आपको दोनों का कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है, और इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? टोटल रेजिस्टेंस। तो इस टोटल रेजिस्टेंस का अलग से नाम क्या दिया गया है? इसे हम बोल सकते हैं इम्पीडेंस। जब आप अलग अलग ब्रिजेस के बारे में बात करते हैं, तो उन सभी ब्रिज में आप क्या यूज करते हैं? जेड का यूज करते हैं। इस जेड को क्या बोला जा सकता है? इस जेड को हम बोलते हैं इम्पीडेंस।
जिसका इक्वेशन किस तरह से बनता है, इम्पीडेंस Z इज इक्वल्स टू रिएक्टेंस, वो कैपेसिटर का भी हो सकता है और इंडक्टर का भी हो सकता है, प्लस रजिस्टर R। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं तो हम इस तरह से लेते हैं, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो हम जानते हैं हम यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, उसके रेसिप्रोकल का एडिशन। मतलब कि यहां पे क्या आता है, 1/C प्लस 1/R इज इक्वल्स टू 1/Z। तो ये किस कॉम्बिनेशन में आता है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आता है। तो कहने का मतलब क्या था कि जब आप रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों को यूज करते हैं तो यहां पे क्या निकल के आता है, इंपीडेंस। तो इंपीडेंस और कुछ नहीं है, एक तरह का रजिस्टर ही है। तो मतलब क्या था कि यहाँ पे आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में दो स्टेज के बिटवीन का ये जो इंपीडेंस है वो इंपीडेंस अच्छी तरह से मैच नहीं होता है। इसकी वजह से दो स्टेज के बीच बिटवीन में यहाँ पे रिलायबिलिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। It is because the output impedance of the RC couple amplifier is several hundred ohms, whereas the input impedance of the speaker is only few ohms। मतलब क्या होता है कि आपको आरसी कपल एम्पलीफायर के आउटपुट को किसके साथ कनेक्ट करना है, स्पीकर के साथ कनेक्ट करना है। तो स्पीकर का ये जो इनपुट का जो इंपीडेंस होता है वो इंपीडेंस कितना होता है, कुछ ही ओहम होता है, फ्यू ओहम्स होता है। लेकिन ये जो आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है उसका जो आउटपुट का इंपीडेंस होता है वो क्या होता है, सेवरल हंड्रेड ओहम्स होता है। तो ये सेवरल हंड्रेड ओहम्स होने की वजह से क्या होता है, ये सेवरल हंड्रेड ओहम आउटपुट और ये कुछ ओहम का इनपुट, ये दोनों एक दूसरे के साथ मैच नहीं होते हैं। और मैच नहीं होने की वजह से 100% वोल्टेज का ट्रांसफरिंग नहीं होता है। क्योंकि अगर दोनों में अच्छी तरह से इंपीडेंस का मैचिंग होता है तो इंपीडेंस क्या हो जाता है, वोल्टेज क्या हो जाता है, अच्छी तरह से ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जब इंपीडेंस का मैचिंग पुअर हो जाता है तो कुछ वोल्टेज क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। वो वोल्टेज 100% ट्रांसफर नहीं हो पाता है। इसकी वजह से हम इसे क्या बोल सकते हैं, इसका पुअर इंपीडेंस मैचिंग बोल सकते हैं। हेंस लिटिल पावर विल बी ट्रांसफर टू द स्पीकर। तो होता क्या है, इसकी वजह से कुछ कम पोर्शन का पावर ही आगे स्पीकर में क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, जिसकी वजह से स्पीकर अपनी फुल कैपेबिलिटी के साथ ब्लो नहीं हो सकता है। क्योंकि उस स्पीकर को ब्लो करने के लिए जितना सफिशिएंट पावर चाहिए होता है वो पावर आपको आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का आउटपुट स्पीकर को दे नहीं पाता है। तो ये क्या थे, डीमेरिट्स थे किसके बारे में, आरसी कपल ट्रांजिस्टर के एम्पलीफायर के बारे में। पहला डीमेरिट था इसके ओवरऑल गेन के बारे में, जो कि पावर और वोल्टेज के गेन को क्या करता है, रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर अच्छी तरह से हमें हाई पावर और हाई वोल्टेज गेन नहीं दे पाते हैं। फिर किसके बारे में था कि ये मॉइस्ट क्लाइमेट की वजह से जैसे इसकी एज होती है ये क्या हो जाता है, नॉइजी हो जाता है। मतलब कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बीप, विसल और या फिर नॉइजी सिग्नल प्रोड्यूस करने लगता है। फिर क्या बात आई कि इसका इंपीडेंस मैचिंग क्या है, बहुत ही पुअर है, जिसकी वजह से दो अलग अलग स्टेजेस के बीच में इंपीडेंस का मैचिंग अच्छी तरह से मेंशन नहीं हो पाता है। फिर क्या बात आती है, यहाँ पे बात आती है आरसी कपल एम्पलीफायर के ये जो इंपीडेंस मैचिंग के दो ये अलग अलग वैल्यूज है इंपीडेंस की, उसके बारे में कि ये जो आउटपुट है वो सेवरल हंड्रेड ओहम्स में होता है और स्पीकर का इनपुट किस में होता है, फ्यू ओहम्स में होता है। जिसकी वजह से फाइनल में हमने देखा कि ये जो आपका मैक्सिमम पावर है वो मैक्सिमम पावर आपके स्पीकर में ट्रांसफर नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन के बारे में। आरसी कपल ट्रांजिस्टर की एप्लीकेशंस, द आरसी कपल एम्पलीफायर हैव एक्सेलेंट ऑडियो फ्रीक्वेंसी फिडेलिटी। मतलब क्या है, यहाँ पे हमने आगे के ग्राफ में देखा था कि जब आप आरसी कपल एम्पलीफायर को एक फ्रीक्वेंसी के रिस्पॉन्स में एलिमिनेट करते हैं, मतलब कि उस फ्रीक्वेंसी के रिस्पॉन्स में जब आप अलग अलग पोर्शंस को तैयार करते हैं तो वहां पे दो पोर्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, एक लोअर फ्रीक्वेंसी का और एक हायर फ्रीक्वेंसी का। लेकिन उसका ये जो बीच का पोर्शन है, मतलब कि वो मिड फ्रीक्वेंसी रेंज है, वो मिड फ्रीक्वेंसी रेंज कहाँ पे आती है, ऑडियो में आती है, जहां पे आपको देखने को मिल सकता है कि वो आरसी कपल एम्पलीफायर वहां पे एक कांस्टेंट गेन आपको रिप्रेजेंट करके देता है, जिसकी वजह से आपका आउटपुट कैसा रहेगा, आउटपुट एकदम कांस्टेंट रहेगा, जिसकी वजह से आप इस आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को एज अ ऑडियो एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं। तो ये उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है।
फिर क्या बात आती है, if other types of coupling मतलब कि ट्रांसफॉर्मर कपलिंग is employed in the initial stage, this result is frequency distortion which may be amplified in next stage. यहाँ पे आपको एक बात अच्छी तरह से याद रखनी है कि जब आप कुछ अलग-अलग कपलिंग का यूज़ करते हैं, मतलब कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मर कपलिंग का, जिसका एक बहुत ही अच्छा-सा एडवांटेज है, जिसे हम बोल सकते हैं कि वो इम्पीडेंस को अच्छी तरह से मैच कर सकता है। तो जब भी आप ट्रांसफॉर्मर के कपलिंग को आउटपुट में यूज़ करते हैं या फिर इस ट्रांसफॉर्मर के कपलिंग को इसी आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में आरसी को रिड्यूस करके ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करते हैं, तो वो आपको क्या दे सकता है, वो आपको अच्छी तरह से पावर और वोल्टेज दोनों का एम्पलीफिकेशन अच्छी तरह से दे सकता है। दूसरी बात यह है कि जब भी आप ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं तो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो ये एम्पलीफायर है वो एम्पलीफायर नेक्स्ट स्टेज में अच्छी तरह से एम्पलीफिकेशन करके आपको दे सकता है। However, because of poor impedance matching, RC coupled एम्पलीफायर इज रेयरली यूज्ड इन फाइनल स्टेज। मतलब क्या है, आपको एक बात मैं अच्छी तरह से बता देता हूं कि जब भी आप मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं तो मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके सभी स्टेज सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के कपलिंग के हो। मतलब ये है कि अगर आप स्टार्टिंग में आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का यूज करते हैं तो ये पॉसिबल भी है कि उसी मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में उसका फाइनल स्टेज ट्रांसफॉर्मर कपल एम्पलीफायर भी हो सकता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जब आप आउटपुट में कोई भी सिग्नल लेंगे तो वो सिग्नल ट्रांसफॉर्मर कपलिंग की वजह से और उसकी प्रॉपर्टी की वजह से क्या होगा, इंपीडेंस मैचिंग में होगा, जिसकी वजह से पूरा का पूरा पावर आपके स्पीकर में ट्रांसफर हो सकता है। दूसरी बात कि ट्रांसफॉर्मर कपल एम्पलीफायर पावर को अच्छी तरह से एम्पलीफाई कर सकता है, जो काम आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर नहीं कर सकता है। तो उसकी वजह से ये जो आपका आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का एक ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक फाइनल स्टेज में ये ट्रांसफॉर्मर कपल एम्पलीफायर क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। मतलब कि यहां पे आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि कभी भी पुअर इंपीडेंस मैचिंग की वजह से ये आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की सीरीज में कभी भी फाइनल स्टेज में वो यूज नहीं हो सकता है। वो आगे के स्टेज में यूज हो सकता है 1 to n नंबर ऑफ स्टेजेस में, लेकिन ये जो हमारा फाइनल स्टेज होता है वो फाइनल स्टेज हर बार मैक्सिमम केसेस में किस एम्पलीफायर को यूज करता है, वो मैक्सिमम केसेस में ट्रांसफॉर्मर कपल एम्पलीफायर को यूज करता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर कपल एम्पलीफायर आउटपुट में अच्छी तरह से पावर का भी एम्पलीफिकेशन देता है और दूसरी बात कि वो अच्छी तरह से हमें क्या देता है, इंपीडेंस मैचिंग का फिनोमिनन भी दे सकता है, जिसकी वजह से ये आरसी कपल एम्पलीफायर अपना पूरा का पूरा पावर किसको ट्रांसफर कर सकता है, अपने आगे के स्पीकर को ट्रांसफर कर सकता है। तो ये थी उसकी स्पेशल एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशन के बारे में हम अच्छी तरह से याद रख सकते हैं कि आरसी कपल एम्पलीफायर हमारी ऑडियो फ्रीक्वेंसी की अच्छी फिडिलिटी की वजह से उसे हम स्पीकर्स और म्यूजिक सिस्टम में एज अ बेस्ट एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका लास्ट स्टेज है वो किस टाइप के एम्पलीफायर का रहेगा, वो हमेशा पावर एम्पलीफिकेशन के पर्पज के लिए वो ट्रांसफॉर्मर कपल एम्पलीफायर ही रहेगा। यहाँ पे आपको एक अच्छी तरह से नोट याद रखनी है कि जब भी आप मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में इवन नंबर के कास्केडिंग स्टेजेस का यूज करते हैं, मतलब कि अगर आप 2 स्टेज का यूज करते हैं, 4 स्टेज का यूज कर सके हैं, 6 स्टेज का यूज करते हैं, तो क्या होगा, ये जो आपका फाइनल आउटपुट होगा वो आउटपुट नॉट इन्वर्टेड होगा। नॉट इन्वर्टेड का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे आपको 180 डिग्री का फेज रिवर्सल नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक स्टेज में ये जो फेज रिवर्सल होता है वो फेज रिवर्सल कितना होता है, 180 डिग्री का। तो जब आप 2 स्टेज लेते हैं तो ये फेज रिवर्सल 180 प्लस 180, 2 बार 180 का फेज रिवर्सल आता है, जिसकी वजह से इसका टोटल फेज रिवर्सल कितना होगा, 360 का। तो क्या होता है, 360 की वजह से ये जो आपका सिग्नल है, फाइनल सिग्नल है, वो फाइनल सिग्नल फर्स्ट इनपुट के साथ क्या आ जाता है, मैचिंग में आ जाता है, जिसे हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी इन्वर्जन आपको नहीं मिल रहा है। फिर क्या बात आती है, जब भी आप ओड नंबर ऑफ स्टेजेस का यूज करते हैं, मतलब कि सिंगल स्टेज, 3 स्टेज या फिर 5 स्टेज, तो क्या होता है, यहाँ पे हर एक बार आपको 180 डिग्री का फेज रिवर्सल फाइनल आउटपुट और फर्स्ट इनपुट के कंपैरिजन में मिलता है,
जिसकी वजह से आपका ये जो फाइनल आउटपुट होता है वो फाइनल आउटपुट आउट ऑफ फेज आता है और 180 डिग्री का फेज रिवर्सल आपको फाइनल आउटपुट में देखने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं इस पूरे वीडियो के एक कंक्लूजन के बारे में। तो इस वीडियो का हमारा कंक्लूजन क्या था? कंक्लूजन में हमने देखा कि आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एक मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है। इसे आप बैक टू बैक कनेक्ट करते हैं तो इसे बोलते हैं कास्केडिंग। यहाँ पे बैक टू बैक कनेक्ट करने के लिए आप कपलिंग कैपेसिटर का यूज करते हैं और हर एक स्टेज का ये जो R2 रजिस्टर है वो R2 रजिस्टर आपके लिए किस तरह से बिहेव करता है, एज अ शंट रजिस्टर बिहेव करता है। यहाँ पे हमने देखा है कि आपके सामने आप देख सकते हैं कि ये 2 स्टेज ट्रांजिस्टर है, मतलब कि यहाँ पे इवन स्टेजेस है, जिसकी वजह से आपका जो इनपुट सिग्नल है वो इनपुट सिग्नल फर्स्ट स्टेज के बाद फेज रिवर्सल रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वही सिग्नल फाइनल आउटपुट में क्या देता है? फाइनल आउटपुट में सेकेंड टाइम फेज रिवर्सल देता है, जिसकी वजह से वो सिग्नल इनपुट की कंपैरिजन में क्या हो जाता है? टोटली मैचिंग में आ जाता है और कोई भी इन्वर्जन आपको देखने को नहीं मिलता है। फिर हमने इसके मेरिट्स के बारे में देखा। तो मेरिट्स में हमने देखा कि ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी के रेंज में अच्छी तरह से फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देता है और उस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की वजह से हम इसे ऑडियो एम्पलीफायर की तरह से अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। इसके कंपोनेंट्स बहुत ही चीप है और उसे हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसके कंपोनेंट्स लाइट होने की वजह से आप इसके ज़्यादा स्टेज यूज करने के बावजूद भी ये जो पूरी सर्किट होती है वो सर्किट कॉम्पैक्ट और वेट में लाइट होती है। और दूसरी बात हमने ये देखी कि ये डीमेरिट में हमें ये वोल्टेज और पावर का अच्छी तरह से हाई एम्पलीफिकेशन नहीं दे पाता है। इसका जो इम्पीडेंस मैचिंग है वो भी क्या है? पुअर है। और दूसरी बात हमने इसके एप्लीकेशन में ये देखी कि आप इसे अपने होम थिएटर्स में या फिर कोई भी स्पीकर सिस्टम में एज अ एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका जो फाइनल स्टेज है वो फाइनल स्टेज आपको ट्रांसफॉर्मर कपल एम्पलीफायर रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर कपल एम्पलीफायर पावर को एम्पलीफाई कर सकता है और दूसरी बात कि वो अच्छी तरह से इम्पीडेंस को क्या कर सकता है? मैच कर सकता है, जिसकी वजह से आपका आउटपुट होता है वो आउटपुट 100% क्या हो जाता है? आपके स्पीकर में ट्रांसफर हो जाता है। फिर हमने इसके नोट्स के बारे में बात की कि यहाँ पे जब आप इवन नंबर ऑफ स्टेजेस का यूज करते हैं तो वो इवन नंबर ऑफ स्टेजेस आपको आउटपुट में नॉट इन्वर्टेड मिलते हैं, मतलब कि वहां पे 180 डिग्री का फेज रिवर्सल नहीं मिलता है। लेकिन जब आप ओड नंबर ऑफ स्टेजेस का यूज करते हैं तो वो ओड नंबर ऑफ स्टेजेस क्या करते हैं? इसको आउटपुट में 180 डिग्री का फेज रिवर्सल रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था हमारा आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में डीप डिस्कशंस। आई होप कि आपको ये सभी डिस्कशंस अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। मैं आशा रखता हूँ कि इसके आगे के जो वीडियोस बनेंगे ट्रांसफॉर्मर कपल एम्पलीफायर के बारे में और डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर के बारे में, उसमें भी आपको जो चाहिए वो इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से डीपली मिल जाएंगी। आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इस लेक्चर की ये जो फाइल है इस फाइल का आपको एक पीडीएफ फाइल मिल जाएंगी जो कि आप उस डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।